नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चमोली आपदा में लापता लोगों की तलाश की उम्मीद को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपदा में लापता लोगों को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बाद राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है, जिसके बाद अब राज्य सरकार लापता लोगों के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करेगी। प्रमाण पत्र देने के लिए 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली श्रेणी में आपदा प्रभावित क्षेत्र के रहने वाले लोग होंगे, दूसरी श्रेणी में बाकी जिलों के निवासी होंगे और तीसरी श्रेणी में दूसरे राज्यों के लोग होंगे जो इस आपदा में लापता हो गए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चमोली आपदा में जो लापता लोग हैं उनकी तलाश को एक बड़ा झटका लगा है। जो परिजन इस उम्मीद में बैठे थे कि शायद उनके घर का जो सदस्य है वो उसकी तलाश हो रही है, वो मिल जाए, लेकिन अब एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऐसे लापता लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र राज्य सरकार जारी करेगी केंद्र से दिशा निर्देश के बाद। और ज्यादा जानकारी के साथ अजित सिंह राठी हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए देहरादून से, सीधे उनका रुख करते हैं। अजित, लगातार ग्राउंड जीरो पर आपदा के दिन से 7 तारीख से आपने लगातार कवर किया और रेस्क्यू ऑपरेशन हमने दिखाया, सर्च ऑपरेशन हमने दिखाया। किस तरह से लोगों को जो लापता हुए हैं या मलबे में दबे हुए हैं उनको निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना तमाम लोग लगे रहे। और अब कहीं ना कहीं उन परिजनों की आस को एक झटका लगा है जब ये अधिसूचना जारी हो गई है और इसके बाद अब जो मृत्यु प्रमाण पत्र है लापता लोगों का वो जारी होगा। कब से ये पूरी प्रोसेस शुरू होगी? कौशल, देखिए कल ये एक अधिसूचना जारी कर दी गई है और उस अधिसूचना में बहुत सारे कारणों का और बहुत सारे प्रोविजंस का उल्लेख किया गया है कि किस तरह से इनको मृत्यु प्रमाण पत्र देने की एक प्रक्रिया शुरू होगी। चूंकि मैं वहाँ पर ग्राउंड लेवल से मैंने रिपोर्टिंग भी की, एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को दिखाया है, तो वहाँ इतना संकुचित और इतना कम स्पेस राहत के लिए, रेस्क्यू के लिए है कि वहाँ पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। जिस मौत की सुरंग में हम जिंदगियों की तलाश कर रहे थे, तो वहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई सांस अभी भी चल रही होगी और मुझे नहीं, व्यवहारिक तौर पर शायद किसी को भी ना लगे, चूँकि मलबे में दबने के बाद किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं रहती। हालांकि ये एक व्यवहारिक पहलू है, ये तकनीकी पहलू नहीं है। फिर भी तकनीकी पहलू ये है कि केंद्र सरकार से परमिशन लेने के बाद राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें 3 कैटेगरी बनाई है। जैसा अभी आपने हमारे दर्शकों को बताया, तो 3 कैटेगरी में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। एक जो उस क्षेत्र का रहने वाला हो, दूसरा जो अन्य जिलों का हो, तीसरा राज्य के बाहर का हो। इसकी एक विधिवत प्रक्रिया होगी और ये करीब 1 महीना चलेगी। और मान लिया अगर मैं आवेदन पत्र प्रस्तुत करता हूं परगना मजिस्ट्रेट के पास, तो उसमें दावे आपत्तियों का समाधान करने में 30 दिन का समय है। अगर इस 30 दिन के दौरान रेस्क्यू, चूंकि अभी बंद नहीं हुआ है, रेस्क्यू चल रहा है, इस 30 दिन के दौरान अगर कोई मिल भी जाता है तो वो उसकी आवेदन की प्रक्रिया को बीच में ही रोक दिया जाएगा। लेकिन ऐसी आपदा में, ऐसे जब डिजास्टर आते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, इनमें ऐसा करना एक इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जिस तरह का विध्वंस, जिस तरह की बर्बादी वहां हुई है, उसके बाद वहां पर किसी तरह की कोई गुंजाइश जीवन के बचे रहने की नहीं हो सकती। तो कौशल में ये एक प्रक्रिया, नई प्रक्रिया शुरू हो गई, अधिसूचना जारी कर दी गई है। अभी 30 दिन लगेंगे। 30 दिन के बीच में, 30 दिन के दरमियान जितनी भी प्रोसेस होगा, जितनी भी गतिविधियां होंगी, जितनी भी कार्रवाई होंगी, वो सबके सामने होंगी। परगना मजिस्ट्रेट सुनेंगे, वो मुतमीन होंगे, तभी वो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करेंगे, नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। तो इसीलिए सरकार ने एक नई व्यवस्था बना दी है ताकि जो लोग हैं वो भटक रहे हैं, मतलब कम से कम वो उस प्रक्रिया को तो फॉलो कर लें। जी बिल्कुल अजित, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन बहुत अहम जानकारी आपने दी है। तो कहीं ना कहीं अब जो लापता लोग हैं उनको लेकर अब मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होंगे, अधिसूचना जारी हो गई केंद्र से दिशा निर्देश के बाद। और एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली दौरे पर है उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और आज पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे, पीएम के साथ भी उनकी चर्चा होगी, राज्य के विकास को लेकर चर्चा होगी। और 9 बजे गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ मुलाकात होगी, 11 बजे नितिन गडकरी के साथ बैठक करेंगे सीएम, 1 बजे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुलाकात करेंगे, 3:30 बजे राजनाथ सिंह से मिलेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे, 4:30 बजे पीएम मोदी के साथ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुलाकात होगी और 5 बजे भाजपा अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, 5 बजे प्रकाश जावड़ेकर के साथ मुलाकात का कार्यक्रम है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का। तो दिल्ली के दौरे पर है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, 3 दिवसीय दौरा है। कल भी कई केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की थी, आज पीएम मोदी समेत और दूसरे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के हमारे ब्यूरो चीफ अजित सिंह राठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
दिल्ली से अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है, उनकी मुलाकात का, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का, ये कार्यक्रम का जो वक्त है वो हमने बताया, लेकिन क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है ये मुलाकात के लिए? क्या मुख्यमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिलने का जो 9 बजे का कार्यक्रम था, क्या मुलाकात शुरू हो गई है उनकी? देखिए कौशल, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री इस समय गजेंद्र सिंह शेखावत के घर में पहुंच गए हैं और जो केंद्र सरकार की योजना है कि हर घर पे नल से जल पहुंचाया जाए, इसको लेकर बातचीत चल रही है कि कैसे उत्तराखंड में जो तमाम सारे घर हैं वहां नल से जल पहुंचाया जाए, इसको लेकर बातचीत हो रही है। वहीं अगर बात करें तो 11 बजे जब नितिन गडकरी से बातचीत करेंगे तो जो तमाम सारे हाईवेज के प्रोजेक्ट्स हैं उत्तराखंड के लिए, और खुद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अनाउंस किया है कि वो नया हाईवे बना रहे हैं, इको ग्रीन हाईवे बना रहे हैं दिल्ली से देहरादून के लिए, जो कि 2.5 से 3 घंटे में देहरादून पहुंचा देगी दिल्ली से, तो उस पर भी चर्चा होगी। इसके बाद अगर बात करें तो 1 बजे जब रेल मंत्री पीयूष गोयल से बातचीत होगी तो जो कर्णप्रयाग के लिए रेलवे लाइन बन रही है उसको लेकर बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संगठन को लेकर और जो तमाम सारे सरकार के विकास के कार्य हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री को अपडेट करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उत्तराखंड के अंदर एनडीआरएफ की स्थायी बटालियन दिया जाए, क्योंकि उत्तराखंड में जब भी आपदा आती है तो एनडीआरएफ की जो टीम है वो हिंडन गाजियाबाद से जाती है, तो इसलिए लिहाजा उत्तराखंड के अंदर स्थायी बटालियन दिया जाए जिससे कि आपदा से समय रहते हुए निपटा जा सके। वहीं अगर बात करें तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से जो पर्यावरण के तमाम सारे क्लियरेंस हैं जिसकी वजह से तमाम सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें डिले हो रहा है, उसको लेकर वो मुलाकात करेंगे, क्योंकि जब पिछली मर्तबा आए थे सीएम दिल्ली दौरे पर तब भी उन्होंने प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की थी और वो तमाम सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में अपडेट दिया था जिसकी रुकावट पर्यावरण क्लियरेंस की वजह से, तो इसको लेकर वो पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, तो काफी अहम दौरा है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का और तमाम विकास योजनाएं और तमाम ऐसी योजनाएं जो जिसका फायदा उत्तराखंड की जनता को मिल सकता है उसको लेकर वो चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्रियों से भी, प्रधानमंत्री से मिलेंगे। अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ। अजीत का रुख करते हैं। अजीत, क्या माना जाए, चुनाव का वक्त नजदीक है, 2022 में चुनाव होने हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री का दिल्ली में आना, पीएम मोदी समेत केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का ये कार्यक्रम, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? कौशल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि इलेक्शन ईयर शुरू हो चुका है और मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं। आज तीसरा दिन है मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं और वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, कैबिनेट मंत्रियों से मिल रहे हैं, संगठन के बड़े पदाधिकारियों से मिल रहे हैं। और चूंकि गवर्नमेंट पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आने की एक कोशिश कर रही है और जितने भी रुके हुए प्रोजेक्ट हैं, जितने भी पुराने प्रोजेक्ट हैं, राज्य सरकार को और किस तरह के अनुदान, किस तरह की मदद की जरूरत है ताकि हम चुनाव में जनता को ये बता सकें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर विकास के लिए काम कर रहे थे। यही डबल इंजन की सरकार थी जिसने काम करने की कोशिश की। तो ये तमाम ऐसे इश्यूज होंगे चूंकि, और ये मुलाकातों का जो सिलसिला कल से चल रहा है ये एक लंबे अंतराल के बाद एक शुरू हुआ है, चूंकि बीच में कोरोना का तकरीबन 1 साल ऐसे ही चला गया, कोई दिल्ली आना जाना नहीं हुआ। और इसके बाद अब जब गृह मंत्री से खुद ही 2 साल से ज़्यादा समय हो गया था मुख्यमंत्री को मिले, गृह मंत्री से 2 साल के बाद मिल रहे हैं मुख्यमंत्री, कल उनकी मुलाकात हुई है, तो ये एक लंबा अंतराल हो गया था और लंबे अंतराल के बाद ये मुलाकातों का सिलसिला जारी है। और ऐसा हो नहीं सकता कि इसमें चुनाव के निहितार्थ ना छिपे हों, इसमें राजनीतिक निहितार्थ ना छिपे हों। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पर डिस्कस होंगी, प्रधानमंत्री के साथ डिस्कस होंगी, कल अमित शाह के साथ विचार विमर्श हुआ है। ऐसे तमाम ऐसे दूसरे जो कैबिनेट मंत्री हैं जिनसे उत्तराखंड को, जैसे अभी मेरे साथी ने अविनाश ने जिक्र किया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है और जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है, तमाम ऐसे प्रोजेक्ट बन रहे हैं जिनको अगले चुनाव में कम से कम ये तो दिखाना है कि हमने एक शुरुआत कर दी है कि राज्य जो है विकास की पटरी पर दौड़ने लगा है। लेकिन तो राज्य विकास की पटरियों पर दौड़ने लगा है, इस बात को दिखाने के लिए क्या ये वक्त कुछ ज्यादा देर नहीं हो गई? क्या थोड़ा पहले नहीं मुलाकात कर लेनी चाहिए कि विकास की योजनाएं जो है तय वक्त पर पूरी हो जाए, जो केंद्र से मदद मिलनी है वो तय वक्त पर मिल जाए? अजीत, कौशल, वैसे तो देखिए उत्तराखंड में मैक्सिमम जितने भी विकास के प्रोजेक्ट हैं वो केंद्र पोषित है, केंद्र की योजनाएं हैं वही चल रही हैं, क्योंकि राज्य सरकार के पास ऐसा कोई बड़ा एक प्रोजेक्ट नहीं है अपनी पब्लिक को दिखाने के लिए। ये अटल आयुष्मान योजना को अगर छोड़ दे, स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ी योजना सरकार ने अलग से की, जो भारत सरकार ने की, उसके अलग इन्होंने भी अपने तमाम लोगों को कवर किया। बाकी तो सब, चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, चाहे ऑल वेदर रोड हो, चाहे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे हो, चाहे ट्रेन जो अभी अनिल बलूनी ने जो 2 ट्रेन शुरू कराई हैं, उससे पहले एक जनशताब्दी शुरू हुई, तो सब भारत सरकार के सहयोग से ही हो रहा है। और चूंकि ये समय से कर लेना इसलिए भी जरूरी है कि ताकि चुनाव में जो वादे किए गए थे उनको जनता को कन्विंस किया जा सके कि देखिए हमने पूरी करने की एक मशक्कत की है। जी बिल्कुल अजीत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इससे पहले सोमवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी मुलाकात की। इस दौरान शहरों में
जल जीवन मिशन को लेकर बातचीत हुई। इसके लिए सीएम ने केंद्र से सहयोग मांगा। साथ ही गाजियाबाद के हिंडन से पिथौरागढ़ के लिए फ्लाइट संचालित कर रही कंपनी के टेंडर कैंसिल करने की भी उन्होंने मांग रखी, ताकि इस सेवा को फिर से चलाया जा सके। दरअसल हिंडन से पिथौरागढ़ के बीच हवाई सेवा फिलहाल बंद है। तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मिले थे मुख्यमंत्री सोमवार को। जल जीवन मिशन को लेकर बात हुई और हिंडन पिथौरागढ़ हवाई सेवा को लेकर उन्होंने बातचीत की। फिलहाल हिंडन पिथौरागढ़ हवाई सेवा बंद है। सीएम ने हवाई कंपनी का टेंडर निरस्त करने की मांग की, ताकि इस टेंडर के निरस्त होने पर फिर से ये हवाई सेवा शुरू की जाए। इसके अलावा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने आग्रह किया, पहाड़ों में संचार व्यवस्था को बेहतर करने को लेकर बातचीत की। मुलाकात के दौरान रविशंकर प्रसाद ने उत्तराखंड में भारत नेट 2.0 प्रोजेक्ट को शुरू करने की मंजूरी दी। इससे प्रदेश के करीब 12,000 गांव इंटरनेट से जुड़ेंगे। साथ ही उन्होंने चारधाम क्षेत्र की डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने पर भी सहमति जताई। मीटिंग में बॉर्डर एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए परियोजना शुरू करने की बात कही। मुलाकात के दौरान सीएम ने केंद्रीय मंत्री को हस्तशिल्प उत्पाद भेंट किए। उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी लंबे समय बाद उत्तराखंड के दौरे पर हैं। अनिल बलूनी ने सोमवार रात ऋषिकेश में विश्राम किया। आज सुबह अनिल बलूनी अपने पौड़ी स्थित पैतृक गांव नकोट जाएंगे। इस दौरान अनिल बलूनी गांव के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, तो वहीं वो ग्रामीणों से भी मुलाकात करेंगे। आज शाम को ही अनिल बलूनी ऋषिकेश लौट आएंगे। यहाँ ऋषिकेश में रात्रि विश्राम होगा। इसके बाद बुधवार सुबह वो हल्द्वानी जाएंगे, वहां वो भाजपा नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद गुरुवार को वो वापस दिल्ली लौट जाएंगे। रेडी गांव के पास बनी झील से अभी खतरा टला नहीं है। झील की मॉनिटरिंग करने पहुंची टीम का कहना है कि झील में अभी भी इतना पानी है कि अगर झील टूटती है तो बड़ी तबाही आ सकती है। चमोली जिले में ऋषिगंगा नदी में आए सैलाब से हुई तबाही पूरे देश ने अपनी आंखों से देखी थी। इस आपदा के बाद रेणी गांव से ऊपर एक आर्टिफिशियल झील बन गई। ग्लेशियर टूटने से बनी आर्टिफिशियल झील की मॉनिटरिंग हो रही है। इंडियन नेवी, एयरफोर्स और एक्सपर्ट्स की टीम उस इलाके का मुआयना करने पहुंची जहां पर झील बनी हुई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये झील करीब 750 मीटर लंबी और 8 मीटर गहरी है। आगे बढ़कर झील सक्रिय हो रही है। इसके हिसाब से झील में करीब 48,000 घन मीटर यानी करीब 4.80 करोड़ लीटर पानी होने का अनुमान है। ये हमारे हिंदी के झील के मुहाने में थोड़ा पानी का बहाव को जो रुका हुआ है, जो मलबा को साफ करते हुए नेवी के डाइवर्स ने हाथ में इको साउंडर लेकर इस झील की गहराई मापी। अगर ये झील टूटती है तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। झील में होने वाली सारी हलचल पर नजर रखने के लिए विशेषज्ञों की टीम लगाई गई है। इसके अलावा ऋषिगंगा नदी में सेंसर भी लगाया गया है, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ते ही अलार्म बज जाएगा। एसडीआरएफ ने कम्युनिकेशन के लिए यहाँ एक डिवाइस लगाया है। एक्सपर्ट के मुताबिक ये झील केदारनाथ के चौराबाड़ी जैसी है। पर एक आशंका थी कि कहीं ये जो मलबा जमा हुआ है कहीं और ज़्यादा कभी एक साथ ही टूटे तो बड़ा एक आपदा दोबारा पुनः आ सकती है। 2013 में केदारनाथ के ऊपरी हिस्से में 250 मीटर लंबी, 150 मीटर चौड़ी और करीब 20 मीटर गहरी झील के टूटने से आपदा आ गई थी। इस झील से प्रति सेकंड करीब 17,000 लीटर पानी निकला था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो इसी झील की अब कंट्रोल रूम से निगरानी भी की जा रही है। कंट्रोल रूम में अब QDA सिस्टम जुड़ गया, जिससे झील की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है। इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बात करते हैं हरिद्वार महाकुंभ की। कुंभ के दौरान प्रमुख साधु संतों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगेगा।
मेला प्रशासन ने संतों की लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी है। जल्द ही वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार से वैक्सीन की 70,000 डोज मांगी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जल्द ही वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख करते हैं, पंकज राणा हमारे संवाददाता हरिद्वार से जुड़ गए। पंकज, जिस तरह से बात लगातार सामने आ रही थी, कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन कराने की बात हो या फिर वैक्सीनेशन की बात हो, संतों को टीकाकरण होगा, संतों का वैक्सीन लगाई जाएगी, 70,000 डोज मांगी गई है केंद्र से। कब से ये वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा और क्या लिस्ट सभी संतों की बन गई है? कौशल, लिस्ट बनाने मेला प्रशासन ने शुरू कर दी है और अभी अधिकारियों कर्मचारियों को वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और आज मेला अधिकारी दीपक रावत भी वैक्सीन लगवा रहे हैं। उसके बाद जो लिस्ट में प्रमुख संत होंगे उनको वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मेला प्रशासन ऐसे तमाम संतों की लिस्ट तैयार कर रहा है जो प्रमुख संत हैं। उसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि हरिद्वार में कुंभ का आयोजन 1 महीने का होगा और उसके बाद उससे पहले जो साधु संत हैं उनके हरिद्वार आने का सिलसिला शुरू हो गया है और साथ ही साथ 3 मार्च से पेशवाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी साधु संतों की। तो तमाम जो जमातें हैं, तमाम जो संत हैं वो हरिद्वार पहुंचेंगे। उससे पहले मेला प्रशासन ये सतर्कता बरत रहा है कि देश और प्रदेश से तमाम अलग अलग संत आएंगे तो किस तरह की उनकी आने की प्रक्रिया होगी, कैसे वो आएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया संतों के लिए नहीं होगी फिलहाल। ऐसे में वैक्सीनेशन ही कोविड-19 से बचाव का काम करेगा। तो ये कोशिश की जा रही है कि जो प्रमुख संत हैं जो हरिद्वार पहुंच गए हैं, जो हरिद्वार में पहले से ही रह रहे हैं, उनको वैक्सीन लगाई जाए और ये प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहली लिस्ट तैयार की जा रही है। ऐसा मेला प्रशासन का कहना है कि 70,000 वैक्सीन ऐसी कर्मचारियों जो तमाम और यहाँ के फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके लिए आई है, उसमें तमाम संतों को भी शामिल किया जाएगा। अगर कमी पड़ती है तो मेला प्रशासन और ज़्यादा वैक्सीन मंगाने की डिमांड करेगा। फिलहाल अभी संतों की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही उनको वैक्सीन लगाई जाएगी।